Hello everyone. Today's topic is GDR or ADR, Global Depository Receipt और American Depository Receipt. ठीक है. So ADR क्या है? American Depository Receipt. तो ADR क्या करता है, अलाउ करता है जो भी यूएस के इन्वेस्टर होते हैं उनको कहते हैं ADR कि ADR में क्या अलाउ किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं शेयर किसका, नॉन यूएस कंपनीज़ का, कि जो भी नॉन यूएस कंपनीज़ है यूएस इन्वेस्टर नॉन यूएस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं. ये ADR अलाउ करता है. जैसे कि कोई भी नॉन यूएस कंपनी में इंडियन कंपनी भी आ सकती है. ठीक है. तो इसको इशू कौन करता है, इशूड बाय एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक टू यूएस इन्वेस्टर. तो जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगी वही यूएस इन्वेस्टर को क्या करेगी, इशू करेगी. ठीक है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट शेयर हेल्ड बाय ओवरसीज बैंक. ठीक है. तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना शेयर ओवरसीज बैंक के पास है विथ ए डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इन इंडिया. किसके साथ, विथ अ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इन इंडिया. तो इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है. बेसिकली ये क्या है कि इंडियन शेयर है लेकिन यूएस के रैपर में है तो ये इंडियन शेयर पर लग रहा है कि ये यूएस का शेयर है यूएस के रैपर में. सो अब ये काम कैसे करता है समझते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इन्फोसिस क्या कर रही है, इशू कर रही है ADR. ठीक है. 1 ADR इज इक्वल टू 10 इन्फोसिस शेयर, कि 1 ADR क्या हो गया, 1 ADR हो गया 10 इन्फोसिस शेयर. ठीक है. तो यहाँ पे ADR कहाँ लिस्टेड है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. ठीक है. तो यूएस इन्वेस्टर अब क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं इन्फोसिस इनडायरेक्टली वाया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विदाउट रजिस्टरिंग इन इंडिया. तो यहाँ पे क्या करना पड़ा इनको कि जो इन्होंने NYSE से ही डायरेक्टली बाय कर लिया लेकिन इनको रजिस्टर नहीं करना पड़ा इंडिया में. और फिर क्या हुआ, प्राइस ऑफ ADR इज इक्वल टू बेस्ड ऑन अंडरलाइंग शेयर्स. ठीक है. तो जो भी प्राइस ऑफ ADR कितना होगा, जो भी अंडरलाइंग शेयर है उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है. सो अब ADR को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इससे क्या हो गया कि अवॉइड्स डायरेक्ट लिस्टिंग ऑन यूएस एक्सचेंज. ठीक है. जो कि कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम ADR जो है यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो इस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें डायरेक्टली लिस्ट ना करना पड़े यूएस एक्सचेंज पे. ठीक है. कहाँ लिस्ट नहीं करना पड़े, यूएस एक्सचेंज पे जाकर के अगर लिस्ट करेंगे तो वो कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होगा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये हमारा ही शेयर है, इंडियन शेयर इन यूएस रैपर. तो क्या मतलब है कि ये हमारा ही शेयर है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे उनको इनडायरेक्टली वो खरीद रहे हैं, उनको रजिस्टर नहीं करना पड़ रहा है इंडिया में. ठीक है. तो एलिजिबल कंपनी कौन है, तो कोई भी इंडियन कंपनी जो है एलिजिबल है, पब्लिक और प्राइवेट, ये वो दोनों कंपनी पब्लिक या प्राइवेट दोनों ये रूट यूज़ कर सकती है. देन कॉमन इन IT और फार्मा सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलता है. ठीक है. तो अब देख लेते हैं, ये हमने ADR और GDR को समझ लिया कि ADR क्या कर रहा है. बेसिकली इतना ही समझना है कि जो यूएस इन्वेस्टर हैं ये बाय कर सकते हैं शेयर नॉन यूएस कंपनीज़ की. अब ज़रूरी नहीं है कि जो यूएस के इन्वेस्टर हैं तो वो सिर्फ यूएसए के कंपनीज़ का ही शेयर खरीदे. तो ये नॉन यूएसए की कंपनीज़ का भी शेयर को खरीद सकते हैं. तो इनको जो अगर बाहर का खरीद रहे हैं, सपोज़ अगर इंडिया का खरीद रहे हैं तो इंडिया में आएंगे तो फिर ये सब जो है क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूएस के जो इन्वेस्टर हैं ये डायरेक्टली बाय कर ले रहे हैं. ठीक है. इन्फोसिस का शेयर को कहाँ से, NYSE से डायरेक्टली बाय कर रहे हैं. इनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इंडिया में. ठीक है. तो ये हमने देख लिया. अब देखते हैं कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है. ठीक है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं. तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का क्या मतलब है कि कमर्शियल लोन्स रेज्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स फ्रॉम फॉरेन लैंडर्स. ठीक है. तो कमर्शियल लोन्स का क्या मतलब है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का क्या मतलब है कि कमर्शियल लोन लिया जा रहा है इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा फॉरेन लेंडर से. ठीक है. तो ये कहाँ से लोन ले रहे हैं, मतलब बाहर से कहीं लोन ले रहे हैं, फॉरेन लेंडर से लोन ले रहे हैं, बाहर के लोग हमें लोन दे रहे हैं इंडियन रेसिडेंट को. तो यही हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. ठीक है. तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कमर्शियल लोन है, ये इंडियन रेसिडेंट रेज कर रहे हैं, ले रहे हैं कहाँ से, फॉरेन लेंडर से ले रहे हैं. ठीक है. और ये फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है और इंडियन रुपीज़ में भी हो सकता है. ठीक है. तो इसमें ECBs में क्या क्या आ जाएगा, बैंक का लोन आ जाएगा, बॉन्ड्स या डिवेंचर आ जाएगा, प्रीफरेंस शेयर
आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फुल्ली कन्वर्टेबल वन, तो प्रीफरेंस शेयर में फुल्ली कन्वर्टेबल वन वाले नहीं आएंगे। देन ट्रेड क्रेडिट्स है वो आ जाएगा, देन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये भी आ जाएगा, और फाइनेंशियल लीज ये भी आ जाएगा। तो याद रखना है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में क्या सिर्फ बैंक लोन्स आएगा, कि अगर आप उधार ले रहे हैं बाहर के लोगों से, ठीक है, तो क्या सिर्फ बोरोइंग्स में, उधारी में क्या आपका सिर्फ लोन आ रहा है? नहीं, इसमें बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर आ रहा है, ट्रेड क्रेडिट्स आ रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ रहा है, और फाइनेंशियल लीज आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि बोरोइंग मनी फ्रॉम अब्रॉड, की बाहर से हम पैसा क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मसाला बॉन्ड्स, ठीक है, ये भी एक तरीका का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, लेकिन ये डिनोमिनेटेड है इंडियन रुपीज़ में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ही है, लेकिन हम जो रहे हैं ये किस में ले रहे हैं, इंडियन रुपीज़ में ले रहे हैं, ठीक है। ये इसको कहाँ इशू किया जाता है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जैसे लंदन और सिंगापुर या कहीं भी, ठीक है। और इसमें करेंसी रिस्क इज बॉर्न बाय फॉरेन इन्वेस्टर, तो इसमें करेंसी रिस्क को कौन भरेगा, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा उसके ऊपर आएगा, इंडियन बोरोवर्स के ऊपर करेंसी रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटेड किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है। तो इसमें ये कैसे हेल्प करेगा, इंडियन कंपनीज को क्या करेगा, हेल्प करेगा, रेज फंड्स विदाउट टेकिंग फॉरेक्स रिस्क, कि इनको बाहर का फॉरेक्स रिस्क लेना नहीं है, कि ये करेंसी को चेंज कराने जाओ तो हमें क्या मतलब रिटर्न मिलेगा, इसका टेंशन हमें नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या होगा, जितने इंडियन रुपीज़ में हमने जो है इसको बोरो किया है और इंडियन रुपीज़ में पे करना है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो अगर $1 जो है कितना है, 70 रुपीज़ है। इंडियन कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है $1 बॉन्ड टू फॉरेन इन्वेस्टर। तो इंडियन कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड इशू किया फॉरेन इन्वेस्टर को, ठीक है, फॉर नॉर्मल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसमें कि डॉलर डिनोमिनेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी को क्या मिलेगा, गेट $1, ठीक है, और फिर $1 इनको मिल रहा है, ठीक है, और फिर ये $1 रिटर्न कर रही है 1 साल के बाद, फिर $1 तो इनको देना पड़ेगा ना। अभी आपने बॉन्ड को क्या किया, रेज किया, ठीक है, तो आपको $1 मिला, अब आपको 1 साल में रिटर्न तो करना है ना, ठीक है। तो रिस्क किसके ऊपर आया, इंडियन कंपनी के ऊपर आया, क्योंकि हमें पता है कि डॉलर की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें जो भी रिस्क था वो किसके ऊपर आया, इंडियन कंपनी के ऊपर आया, ठीक है। यहाँ पे रिस्क आया कि नहीं आया, कि अगर इस टाइम पे उसका $1 इज इक्वल टू 70 था, ठीक है, अब इस टाइम में अगर इसका $1 इज इक्वल टू 80 हो जाता है, तो इनको तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना अपने एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क इंडियन कंपनी के ऊपर आ गया। लेकिन मसाला बॉन्ड के लिए क्या है कि हमने देखा कि $1 इज इक्वल टू 70, तो इंडियन कंपनी को ने क्या किया, 70 रुपीज़ का ही ये बॉन्ड क्या कर रही है, निकाल रही है। तो इंडियन कंपनी को 70 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड रुपीज़ में है, डॉलर्स में नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, रुपीज़ में दिया, रुपीज़ में लिया, एंड देन रुपीज़ में ही ये पे करेंगे। 70 रुपीज़ लिया था हमने, 70 रुपीज़ आपको पे कर लिया, यहाँ 70 की जगह हमें 80 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ तो नुकसान हो रहा है ना। तो यही सेम चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम 2020 का सिनेरियो एज ए एग्जाम्पल देखते हैं कि $1 अभी क्या चल रहा है, 80 रुपीज़ है, ठीक है, 2020 में। तो रीपे करने के लिए $1 देना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है तो जो इंडियन कंपनी होगी तो उसको क्या होगा, अब 80 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो लॉस हो जाएगा। लेकिन मसाला बॉन्ड के केस में कि यहाँ पे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर गेट्स ओनली, मतलब अब यहाँ पे मसाला बॉन्ड में क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर का नुकसान होगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर का नुकसान होगा कि पहले इनको जो है क्या होने वाला था, $1 जो है अब इनको 80 रुपीज़ मिलने वाला था, लेकिन अभी भी इनको क्या मिल रहा है, $1 70 रुपीज़ ही मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज 2019 में क्या था, $1 70 रुपये का था, ठीक है। अब क्या हुआ, 2020 में $1 80 रुपीज़ का हो गया। अब अगर हम वापस कर रहे हैं, ठीक है, अब कंपनी इंडियन कंपनी थी, अब इसको वापस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी अगर वापस कर रही है तो वही अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है तो 70 लिया था, 80 देना पड़ रहा है,
ठीक है। और अगर वही पे मसाला बॉन्ड्स हैं तो फिर क्या होगा कि 70 में लिया था, अब 70 ही पे करेंगे। तो यहाँ पे जो ये था इन्वेस्टर है उनको नुकसान होगा, क्योंकि अब $1 इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 80 हो चुका है, तो इनको 10 रुपये तो नुकसान ही होगा ना। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को नुकसान होगा। तो की पॉइंट्स अगर देखें तो मसाला बॉन्ड शिफ्ट्स एक्सचेंज रेट रिस्क टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहा है यानी बाहर के लोग, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मसाला बॉन्ड में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो बोरोवर्स है उधार ले रहा है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। 70 रुपया लिया एंड 70 रुपीज़ हम आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी फॉरेनर है तो उसको तो डॉलर में काम करना है, तो इस वजह से उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये गुड फॉर कंपनीज वरीड अबाउट रूपी डेप्रिशिएशन, तो इनके उनके लिए अच्छा है जो चिंता में है कि हाँ रूपी का डेप्रिशिएशन हो जाए तो क्या होगा, अगर रूपी डेप्रिशिएशन हो जाए तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उन सारे लोगों के लिए अच्छा है। तो ये हम समझ गए मसाला बॉन्ड क्या है, ठीक है। करेंसी स्वैप एंड फॉरेक्स स्वैप, तो करेंसी स्वैप क्या है, ये कंपनीज के बीच में होता है। करेंसी स्वैप क्या है, एक डील है बिटवीन टू कंपनीज टू एक्सचेंज लोन्स। तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज किया जाता है, लोन एक्सचेंज किया जाता है डिफरेंट करेंसीज में। ये क्या करते हैं, स्वैप करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि अगर यूएस और इंडियन कंपनीज है तो यूएसए में देख लेते हैं सिनेरियो 1 इन द यूएस। तो यूएस में क्या हो रहा है कि यूएस कंपनी को लोन मिल रहा है 6% में, ठीक है। और जो यूएस सब्सिडरी है, यूएस सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी की जो यूएस सब्सिडरी है उसको कहाँ लोन मिल रहा है, ठीक है, 8% में मिल रहा है। तो यूएस कंपनी क्या करेगी, बोरो करेगी $1 बिलियन 6% में और फिर इंडियन सब्सिडरी को दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन सब्सिडरी को क्या करना पड़ा, अब इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लोन एक्सचेंज किया। तो यूएस सब्सिडरी इंडियन सब्सिडरी अब रीपे करेगी 1 बिलियन प्लस 6% इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई यूएस कंपनी है, इनको लोन मिल रहा है 6% में, ठीक है, और अब कोई इंडियन कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, ठीक है। अब इसको इंडियन कंपनी की सब्सिडरी कहाँ है, यूएस में है, तो यहाँ पे इनको कितने में लोन मिल रहा है, 8% में लोन मिल रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगी, यूएस कंपनी 6% पे लोन देगी और इसको दे देगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, लोन एक्सचेंज हो रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक्सचेंज हो रहा है। अब अगर सिनेरियो 2 हम देखते हैं इंडिया में, कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और इंडिया में इंडियन कंपनी को लोन मिल रहा है 9% पे, ठीक है। अब कोई इंडियन सब्सिडरी है यूएस कंपनी की, ठीक है, इंडियन सब्सिडरी है किसकी, यूएस कंपनी की, तो उसको लोन मिल रहा है उस 11% पे, ठीक है। तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, बोरो करेगी 70 बिलियन और फिर दे देगी उसको 9% रेट पे यूएस सब्सिडरी को, फिर यूएस सब्सिडरी रीपे कर देगी 70 बिलियन 9% इंटरेस्ट पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, लोन को स्वैप किया जा रहा है ताकि इंटरेस्ट बच सके, ठीक है। यहाँ क्या किया जा रहा है, दो कंपनी के बीच में लोन को स्वैप किया जा रहा है ताकि इंटरेस्ट बच सके, क्योंकि अगर एक कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट लग रही है और दूसरी को कम लग रही है तो दूसरी वाली क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ताकि आपका इंटरेस्ट रेट बच सके, ठीक। नेक्स्ट, करेंसी स्वैप बिटवीन कंट्रीज। तो इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू सेंट्रल बैंक्स टू एक्सचेंज करेंसीज, की दो सेंट्रल बैंक के बीच क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है कि हम करेंसी को अपना क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये एक तरीके का ओपन क्रेडिट लाइन होगा और इसमें क्या किया जाता है, अमाउंट को स्वैप किया जाता है, ठीक है। अभी स्वैप किया जा रहा है और बाद में क्या कहा जा रहा है कि फिर बाद में जिसका जो अमाउंट है वो उसको बाद में मिल जाएगा, जो भी अग्रीड रेट था उस पर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया और जापान, तो इन्होंने करेंसी स्वैप अगर कर रहे हैं कितने का, वर्थ $75 बिलियन का, तो इसमें क्या होगा कि इंडिया को येन या डॉलर मिलेगा, ठीक है, और जापान को क्या मिलेगा, रूपी मिलेगा, और एक्सचेंज एट मार्केट रेट, जो भी मार्केट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज किया जाएगा। और उसके बाद जितना भी अग्रीड पीरियड होगा उसके बाद जापान को येन और डॉलर मिल जाएगा और इंडिया को अपना क्या मिल जाएगा, रूपी मिल जाएगा। फिर इंडिया इंटरेस्ट किस पे करेगी, इंटरेस्ट डॉलर पे, और जापान इंटरेस्ट पे करेगी रूपी पे, ठीक है। तो जापान चाहे तो रूपी यूज़ करे या ना करे, लेकिन स्टिल इंडिया पेज इंटरेस्ट, ठीक है। जापान चाहे तो रुपी यूज़ करे या ना करे, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंडिया पे कर रही है इंटरेस्ट किस पे, डॉलर पे, और जापान किस पे कर रही है, रुपी पे,
ठीक है। तो ये ग्लोबल क्रेडिट स्वैप है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है, हम अपना रुपी जो है आपको दे रहे हैं, ठीक है, और आपका डॉलर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों किया जा रहा है, की टर्म्स अगर देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सचेंज एट स्टार्ट एंड रिटर्न लेटर। तो अभी प्रिंसिपल जो है एक्सचेंज किया गया है और बाद में रिटर्न किया जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट मेड जो है स्वैप, जो भी करेंसी को स्वैप किया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, और फिर इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर फॉरेक्स रिजर्व सपोर्ट। तो ये फॉरेक्स रिजर्व सपोर्ट के लिए, लिक्विडिटी के लिए, या करेंसी क्राइसिस ना आए उसके वजह के लिए, ठीक है। तो जैसे इंडिया को क्या हुआ, फॉरेक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें तो डॉलर कहाँ से मिल गया, जापान से मिल गया, हमने अपना रुपी दिया और आपसे हमने डॉलर लिया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है, अलाउ आरबीआई टू ड्रॉ 75 बिलियन वर्थ येन और यूएस डॉलर फ्रॉम जापानीज गवर्नमेंट। तो जापानीज के साथ हम लोगों ने क्या कर रखा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रखा है। तो इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, टू सेल टू इम्पोर्टर्स फॉर बिल पेमेंट। तो अगर कोई इम्पोर्ट कर रहा है बिल पेमेंट करने के लिए तो हम यूएस डॉलर से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टू लैंड टू बोरोवर्स, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू रीपे फॉरेन लोन्स को जो है हम जो है फॉरेन लोन्स जो है हम इससे रीपे कर सकते हैं, और टू कीप इन रिजर्व, या फिर हम रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। देन वाई नीडेड, जरूरी क्यों थी करेंसी स्वैप का, रुपी डेप्रिसिएशन ड्यू टू वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके वजह से रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है, और डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इम्पोर्टर की तरफ से, बट लो सप्लाई फ्रॉम एक्सपोर्टर, लेकिन एक्सपोर्टर की तरफ से सप्लाई बहुत कम हो रहा है, और यहाँ इंपोर्टर की तरफ से डॉलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है। आरबीआई बाइंग डॉलर फ्रॉम मार्केट वुड इन्वॉल्व सेलिंग रुपीज़। तो आरबीआई क्या कर रही है, डॉलर को बाई कर रही है मार्केट से, और ये क्या इन्वॉल्व करेगा, सेलिंग रुपीज़ विच वीकेंस द रुपी फर्दर। तो इससे क्या होगा, आरबीआई क्या कर रही है, बाई कर रही है डॉलर्स मार्केट से, ठीक है, पैसे को बेच करके, तो इससे तो रुपी और कमज़ोर हो रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि करेंसी स्वैप जो है इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी स्वैप बेटर क्यों है, तो इट इज़ एन आउट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, कि ये आउट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन है, मार्केट से लेना देना नहीं है कि हमने कुछ खरीदा और बेचा फिर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये आउट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हो रहा है, और ये इसीलिए फिर ये क्या करता है, मार्केट प्रेशर को अवॉइड करता है, और फिर करेंसी में स्टेबिलिटी बनी रहती है, और ये एक तरीके का एड्स अ रिलायबल डॉलर बफर फॉर आरबीआई। नो एक्सचेंज रेट रिस्क, और एक्सचेंज रेट का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही सेट है सब कुछ, तो एक्सचेंज रेट का टेंशन है नहीं, और इससे फिर मेंटेन रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है इंडिया और जापान के साथ स्वैप होके है, देन इंडिया और श्रीलंका के साथ स्वैप होके है, ठीक है। तो इसमें हम 75 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट है इंडिया और जापान के साथ, ठीक है। देन 400 मिलियन जो है इंडिया जो है यूएस डॉलर किसको देगी, जो है श्रीलंका को, और श्रीलंकन रुपीस जो है रिसीव करेगी। एंड देन सार्क के साथ भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, ठीक है। आरबीआई क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट सार्क नेशन को, ठीक है, $2 बिलियन का, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट, फॉरेक्स स्वैप बाय आरबीआई। तो फॉरेक्स स्वैप कौन करता है, आरबीआई करता है। ए फॉरेक्स स्वैप इज व्हेन आरबीआई बाय और सेल डॉलर फ्रॉम अ बैंक वाइल अग्रीइंग टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन लेटर एट प्री डिसाइडेड रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही है, बाय और सेल कर रही है डॉलर को, ठीक है, बैंक से, और अग्री कर रही है कि फिर इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, एट प्री डिसाइडेड रेट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आरबीआई क्या कर रही है, $1 बिलियन जो है किसी बैंक से क्या कर रही है, खरीद रही है, और फिर उसके बदले में रुपीज़ में 70 बिलियन दे रही है, ठीक है। इफ़ अगर मानते हैं कि अभी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है कि $1 = 70, तो $1 बिलियन वो बैंक से ले रही है और 70 बिलियन रुपीज़ में फिर जो है दे रही है, ठीक है। तो 3 साल के बाद जो है आरबीआई क्या करेगी, रिटर्न करेगी $1 बिलियन। अगर आरबीआई ने बैंक से $1 बिलियन लिया और बैंक को रुपीज़ में पैसा दिया, तो आरबीआई फिर क्या करेगी, 3 साल के बाद जो है रिटर्न करेगी $1 बिलियन, और बैंक मस्ट रिटर्न रुपीज़ विथ प्रीमियम, ठीक है। और बैंक क्या करेगी, रुपीज़ जो रिटर्न करेगी तो प्रीमियम के साथ रिटर्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है।
सपोज ये बैंक है, ठीक है, तो बैंक से आरबीआई ने क्या किया, डॉलर लिया और बैंक को आरबीआई ने क्या दिया, रुपीज़ दिया। अब 3 साल आरबीआई के पास रहा, फिर बैंक को आरबीआई क्या करेगी, डॉलर जो है वापस कर देगी और रुपीज़ जो है बैंक से वापस ले लेगी, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट। यहाँ पे फॉरेक्स इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक का स्वैप किया जा रहा, सॉरी बैंक का नहीं, डॉलर का स्वैप किया जा रहा है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आरबीआई सेलेक्ट्स बैंक ऑफरिंग हाईएस्ट प्रीमियम। तो आरबीआई कौन से बैंक को सेलेक्ट करेगी इस चीज़ के लिए, फॉरेक्स स्वैप के लिए, ठीक है, किसका डॉलर लेगी और रुपीज़ देगी। तो अगर बैंक ए प्रीमियम दे रही है 0.50 और बैंक 0.40 ऑफर कर रही है और बैंक सी अगर प्रीमियम ऑफर कर रही है 0.75, तो इसको सेलेक्ट करेगी। तो बैंक सी अब कितना रिटर्न करेगी, बैंक सी विल रिटर्न RS 70.75 बिलियन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक क्या करेगी, पैसा तो रिटर्न करेगी ही, साथ में प्रीमियम भी देगी और आरबीआई उस बैंक को सेलेक्ट करेगी जो ज़्यादा प्रीमियम देगी, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है, इंजेक्ट लिक्विडिटी रुपीज़ इनटू द सिस्टम। तो इसका क्या पर्पस है कि यहाँ पे सिस्टम में क्या किया जाएगा, लिक्विडिटी लेकर के आया जाएगा, ठीक है, सिस्टम में क्या किया जाएगा, लिक्विडिटी लेकर के आया जाएगा। तो इसको क्यों किया जाता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। ये ऑल्टरनेटिव है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, ठीक है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन का लिमिट अगर जो है एक्सीड हो जाए तो फिर ये यूज़ किया जा सकता है और इससे फिर क्या होगा, हेल्प्स इन बेटर ट्रेड ट्रांसमिशन, लैंडिंग रेट एडजस्टमेंट बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। और रिवर्स स्वैप भी पॉसिबल है। आरबीआई ऑल्सो कैन सेल डॉलर फर्स्ट एंड बाय देम बैक लेटर। तो रिवर्स स्वैप भी हो सकता है कि इसमें आरबीआई पहले डॉलर देगी बैंक को, ठीक है, और फिर बाद में उसको ख़रीद लेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट में क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है रुपीज़ दे रही है बैंक को और डॉलर ले रही है बैंक से, ठीक है। और अगर रिवर्स होगा तो इसमें आरबीआई क्या करेगी, जो है डॉलर ले रही है तो आरबीआई डॉलर ही देगी और रुपीज़ लेगी। तो ये सब चीज़ हमने देख लिया। तो इससे क्या होगा, इंजेक्ट होगा लिक्विडिटी। अगर बैंक के पास पैसा जाएगा तो क्या होगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा ना, ठीक है, ये हमने देख लिया। देन गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, इसका 2 जोन है, 2 जोन है, ठीक है। एक है डोमेस्टिक, एक है SEZ। तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन रुपीज़, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे होगा, रुपीज़ में होगा। और इस जोन में क्या होगा, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और इसका क्या नाम है, इस जोन का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसका नाम है, ठीक है। गिफ्ट SEZ इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया डेजिग्नेटेड एज IFSC। तो अभी सिर्फ गिफ्ट SEZ को ही IFSC को के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। और यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन होगा ये फॉरेन करेंसी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जोन है, एक तो डोमेस्टिक जोन है और एक फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी का 2 जोन है, हमने देख लिया, डोमेस्टिक एंड देन गिफ्ट सिटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ है। तो गिफ्ट SEZ एंड IFSC के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का ये पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है। इसको सेटअप किया गया है SEZ एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। और ये क्या ऑफर करता है, ऑफर सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट्स एंड परमिटेड रेसिडेंट्स। तो जो नॉन रेसिडेंट्स है उनको सर्विस ऑफर करता है और परमिटेड कुछ ऐसे रेसिडेंट्स है जिसको परमिशन मिला हुआ है उनको ऑफर करता है। ऑन ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, फॉरेन कंट्री में। इंडियन रुपीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है, फॉरेन कंट्री नहीं, फॉरेन करेंसीज, कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शन हो रहा है और इंडियन रुपीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। तो IFSC यूनिट क्या है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, एंटिटीज़ रिलेटेड जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स यहाँ पे हो सकता है। और ये ऑपरेट कर सकते हैं कहाँ पे, गिफ्ट SEZ में, ठीक है। गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो वाई IFSC इन गिफ्ट सिटी, तो अब गिफ्ट सिटी में ही IFSC क्यों है, टू ब्रिंग बैक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंटली डन इन ऑफशोर सेंटर्स लाइक लंदन, सिंगापुर। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है अभी कहाँ हो रहा है, ऑफशोर सेंटर्स जैसे कि बाहर कहीं हो रहा है, लंदन में, सिंगापुर में, तो उसको लेकर के आना हमारा मकसद है, ठीक है। गिफ्ट और IFSC क्या है,
ये कुछ इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है एज ऑफशोर लोकेशन, बट ऑन इंडियन सॉइल, कि इंडियन सॉइल में ही है, ठीक है, लेकिन ये सेम चीज़ ऑफर करेगा जैसे कि ये कोई फॉरेन टेरिटरी है या ये कोई ऑफशोर लोकेशन है, ठीक है। सो की फीचर क्या है आईएफएससी और गिफ्ट सिटी का या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ये ऑफशोर ट्रांजैक्शन अलाउ करता है, ठीक है। डीम्ड फॉरेन टेरिटरी, ऐसा गिफ्ट सिटी में क्या है कि ये एक फॉरेन टेरिटरी है, यहाँ ऑफशोर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। और आईएफएससी यूनिट का क्या मतलब हो गया, इज इक्वल टू नॉन रेसिडेंट एंटिटीज। सो ओवरसीज ओडीआई रूल जो होता है ना, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल अप्लाइज फॉर इंडियन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर भी होंगे तो उनके ऊपर ओडीआई रूल्स लगेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रूल्स इन आईएफएससी, तो अब आईएफएससी में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या रूल है, तो इंडियन एंटिटीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएफएससी में ऑटोमेटिक रूट के अंडर, और ये जो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के अंडर करेंगे लेकिन इसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ठीक है। कि ये जा करके जैसे कि अगर इंडियन लोग बाहर जा करके इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं ना कि ओवरसीज़ में जा करके ये कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं, तो ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो ये इंडिया के सॉइल में ही हो रहा है लेकिन इसको फिर भी ओडीआई माना जाएगा। देन इंडियन इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट अप टू $250,000 पर ईयर, तो जो इंडियन जो है इंडिविजुअल है ये कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, $250,000 पर ईयर, ठीक है, अंडर लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम के अंदर। तो इसको लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स, ठीक है, तो ये सब्सिडरी किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी है। यहाँ क्या होता है, फॉरेन कंपनीज कैन लिस्ट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी भी जो है सिक्योरिटी को लिस्ट कर सकती है जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, अ यूएस बेस्ड कंपनी लिस्टिंग शेयर्स इन इंडिया आईएनएक्स, की जैसे कि यूएस बेस्ड अगर कोई कंपनी है तो वो अपना जो है शेयर को लिस्ट कर सकती है इंडिया में, ठीक है। सो अब टैक्स इंसेंटिव क्या मिलेगा आईएफएससी में, तो नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो सिक्योरिटीज़ जो अगर सिक्योरिटी को ट्रांजैक्ट किया जाएगा तो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जो है आईएफएससी में नहीं लग रहा है। एंड देन नो एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अभी नहीं लगेगा। और मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है अभी यहाँ कितना है, जस्ट 9%, तो आईएफएससी में क्या किया जा रहा है, टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो आईएफएससी क्या है देख लेते हैं, फुल फॉर्म अगर देखें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो IFSCA क्या है, तो क्या है ये, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, 2020 में अप्रैल में, कौन से एक्ट के अंदर, IFSCA एक्ट 2019। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, गिफ्ट सेंटर गांधीनगर गुजरात में है। पर्पस क्या है IFSCA का, तो इसका है यूनिफाइड, ये रेगुलेटर होगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, फाइनेंशियल सर्विस का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, आईएफएससी में ये रेगुलेट करेगा इन सारी चीज़ों को। तो अब अथॉरिटी की क्या ज़रूरत थी, तो अर्लियर रेगुलेशन वाज फ्रेगमेंटेड, तो पहले ये सारा रेगुलेशन फ्रेगमेंटेड था, किसी को तो आरबीआई कर रहा है, सेबी कर रहा है, देन इराडा कर रहा है, देन PFRDA कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया गया, इसको आईएफएससी नीड हायर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, तो इसको जो है रेगुलेशन जो है हायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल विंडो और हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क के लिए ये लेकर के आया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है IFSCA का, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन IFSC, ठीक है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करेगा और प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट को ये डेवलप करेगा। देन इंडियन और यहाँ पे एड्रेस करेगा इंडियन इकोनॉमीज नीड वाइल सर्विंग एज ए ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है कि एक तरीके का ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इंडिया के इकोनॉमी नीड को भी क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो ये हमने देखा कि हमने IFSC से क्या समझा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जो ट्रांजैक्शन अब तक बाहर हो रहा था, सिंपली अगर आप समझना चाहें कि जो सारे ट्रांजैक्शन क्या हो रहे थे, बाहर हो रहे थे, ओवरसीज़ हो रहे थे, तो उसको क्या करना, उसको इंडियन सॉइल में लेकर के आना, कि अब हमारे यहाँ वही ट्रांजैक्शन जो लंदन में या कहीं और हो रहे हैं वो लेकर के आना। और इसको भी हम क्या मानेंगे कि ये क्या हो गया, फॉरेन टेरिटरी ही है, ये हमारी टेरिटरी नहीं है, ये क्या है, फॉरेन टेरिटरी है,
ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे ODI रूल अप्लाई होगा इंडियंस पे भी। अगर इंडिया भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी ये क्या हो जाएंगे, ये ODI हो जाएंगे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो इतना हमें समझना ज़रूरी है। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि IFSC को लाया क्यों गया, ताकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाहर कहीं हो रहा है ऑफशोर सेंटर्स में, लंदन या सिंगापुर में, वो सेम इकोसिस्टम बन सके हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडियन सॉइल में।